हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जीएस टू द पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नई सीरीज इकोनॉमिक्स, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस्ड तक, जो हर एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या स्टेट पीसीएस हो या रेलवे हो, सबके लिए काम आएगी। तो चलिए आज के पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, की अर्थशास्त्र आखिर है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से है। देखो, ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से यह बना है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि घर को अच्छे से चलाने की कला। अब सोचो कि घर को अच्छे से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सीधी बात करूँ तो पैसा चाहिए होता है, क्योंकि सीमित आय में अधिक ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। सीमित आय में अधिक ज़रूरतें आपको या असीमित ज़रूरतें आपको पूरी करनी होती हैं, इसीलिए। और यही तो दरअसल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स की शुरुआत है। और इसी से हम लोग जान पाते हैं कि इकोनॉमिक्स का नीड जो होता है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली बताती है कि हम सीमित रिसोर्सेज जैसे पैसा, समय, श्रम, ये सब हमारे रिसोर्सेज हो गए, का उपयोग यूज़ करके अपनी असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा करें। ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के अलग डेफिनेशन पर, जो इकोनॉमिक्स के बहुत ही बड़े बड़े विद्वानों ने दिए हैं। पहला है हमारा एडम स्मिथ का। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। यह बताता है कि धन जो है, वेल्थ कैसे उत्पन्न किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उपयोग किया जाए ताकि समाज अधिक समृद्ध हो सके। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसको और आगे इसमें क्या हो सकता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनकी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव मानी जाती है उनकी इस किताब से, और इसलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये थोड़ा सा उनका हम जो है बैकग्राउंड समझ लेंगे। फिर आगे उनका मानना था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य धन की वृद्धि और उनके वितरण का अध्ययन करना है। ध्यान देना है यहाँ पे हमें कि उनका मानना था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य धन की वृद्धि यानी कि वेल्थ का जो है, और बढ़ाना है वेल्थ को, और उसके वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन, स्टडी करना है। उनकी इस बात को हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। देखो, अगर कोई देश अपनी फैक्ट्रियों, खेती या सेवाओं के जरिए ज़्यादा उत्पादन करता है तो उसकी वेल्थ यानी धन बढ़ती है। यही अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य है, ये एडम स्मिथ का मानना है। जैसे भारत में जब उद्योग और कृषि दोनों मजबूत होते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, जिससे देश की संपत्ति यानी वेल्थ ये भी बढ़ता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, इसका जो है कंक्लूजन क्या है, वो हम देखते हैं। देखो, एडम स्मिथ का दृष्टिकोण धन केंद्रित, वेल्थ सेंटर्ड था। ये ध्यान में रखना है, वेल्थ सेंटर्ड था। या यानी उन्होंने यह नहीं बताया कि धन किसके पास जाता है या उससे लोगों का जीवन कितना सुधरता है, बस यह बताया कि धन कैसे बढ़ाया जाए, वेल्थ को हम लोग और कैसा ज़्यादा इंक्रीज करें। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब दूसरा जो हमारा डेफिनेशन है वो दूसरे अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। वे कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के सामान्य कार्यों का अध्ययन है। यानी यह देखता है कि लोग अपने सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, जैसे कमाई, खर्च, बचत आदि। तो अब इसको जो है हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि मार्शल ने अर्थशास्त्र को केवल धन से नहीं जोड़ा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एडम स्मिथ ने जो है वो सिर्फ उसको अर्थशास्त्र को वेल्थ से जोड़ दिया था। जबकि इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र को केवल धन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उसे मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर से भी जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि हम उनके डेफिनेशन में, उनके परिभाषा में देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के सामान्य कार्यों का अध्ययन है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि मानव कल्याण है। अब अल्फ्रेड मार्शल की बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, सैलरी कमाता है, घर चलाता है, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करता है, यह सब उसके ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ हैं। ठीक है। तो अर्थशास्त्र यह समझने की कोशिश करता है कि वह व्यक्ति अपने संसाधनों
संसाधन उसके लिए क्या हो गया, समय हो गया, पैसा हो गया, का उपयोग कैसे करता है ताकि जीवन जो है वो बेहतर बने। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि मार्शल का दृष्टिकोण जो है वो ह्यूमन वेलफेयर सेंटर्ड था, जबकि एडम स्मिथ का हमने देखा उनका वेल्थ सेंटर्ड था। उन्होंने कहा कि धन केवल एक साधन है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो मानव कल्याण होना चाहिए। ठीक है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे अर्थशास्त्री, तीसरे इकोनॉमिस्ट लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन पर कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब इसको हिंदी में ज़रा देख लेते हैं पहले कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है जब उसे सीमित साधनों से अपनी असीम इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। और यही डिफिनेशन हमने थोड़ा बहुत जो है पहले ही पढ़ा है। देखिए अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र का फोकस स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब कमी होता है, पर रखा था। उनका कहना था कि इच्छाएं असीम हैं, हमेशा कुछ और चाहिए होता है, और जनरली हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा कुछ है भी कि हमें हमेशा कुछ और चाहिए भी होता है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा कुछ और चाहिए, लेकिन साधन जो है वो सीमित है, समय भी सीमित है, पैसा भी सीमित है, और संसाधन भी सीमित है। इसलिए हमें चुनना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है, चूज करना पड़ता है कि इन सीमित साधनों का उपयोग कहाँ करें। यानी कि चॉइस एंड स्कार्सिटी ही अर्थशास्त्र की जड़ है। तो वो कह रहे हैं कि चॉइस एंड स्कार्सिटी ही अर्थशास्त्र की जड़ है। अब हम इनके जो डेफिनेशन है, इनकी जो परिभाषा है इकोनॉमिक्स को लेकर के, उसको एक उदाहरण से समझते हैं। कि मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, आप चाहे तो उससे किताब खरीद सकते हैं, या मूवी देखने जा सकते हैं, या फिर आप उसकी सेविंग कर सकते हैं, उसको आप बचा सकते हैं। लेकिन एक ही समय में तीनों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं, यानी कि आपके पास पैसा क्या है, सीमित है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी कि तीनों में से मैं कोई एक कर लूँ। तो यही जो है, यही डिसीजन मेकिंग अंडर स्कार्सिटी ही अर्थशास्त्र है। ये ऐसा कह रहे हैं कि हमें जो है डिसीजन एक कमी में लेना पड़ रहा है कि 500 रुपये में रुपये ही हमारे पास, और उसमें से हमारे पास तीन विकल्प हैं, तीनों में से एक ही चुन सकते हैं। तो यही कहलाता है डिसीजन मेकिंग अंडर स्कार्सिटी, और इसी को हम अर्थशास्त्र कह रहे हैं। ठीक। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखिए हमने पढ़ा एडम स्मिथ का जो दृष्टिकोण था अर्थशास्त्र को लेकर के, उनका था वेल्थ सेंटर्ड की, वही धन केंद्रित है कि धन को और बढ़ाना, वेल्थ को बढ़ाना चाहिए हमें। और जो दूसरे हमारे ये थे इकोनॉमिस्ट, अल्फ्रेड मार्शल, उनका जो था वो था ह्यूमन सेंट्रिक, कि वही धन का जो है सिर्फ एक साधन के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। अब अंतिम हमारा मकसद क्या होना चाहिए, वो है मनुष्यों का कल्याण, वेलफेयर होना चाहिए। और ये जो है रॉबिन्स, इनका दृष्टिकोण है स्कार्सिटी सेंटर्ड। उन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा क्योंकि इसमें लॉजिकल निर्णय और तुलना होती है। तो इस तरह से हमने तीनों का जो दृष्टिकोण है, तीनों की परिभाषा जो है और उनके जो निष्कर्ष हैं वो भी हमने समझ लिए, और कमोबेश एक तुलना भी कर लिया। अब आगे देखते हैं और एक इनके बीच में एक क्विक कंपैरिजन भी कर लेते हैं। देखिए एडम स्मिथ, फोकस क्या है इनका, है वेल्थ, धन कैसे बढ़े, कैसे ये इंक्रीज हो, वेलफेयर की बात ये नहीं करते हैं। दूसरे हमारे थे अल्फ्रेड मार्शल, इनका फोकस क्या था, ह्यूमन वेलफेयर, कि भाई धन का उपयोग जो है जीवन को सुधारने में किया जाना चाहिए, मनुष्यों के जीवन को ऊंचा उठाने में किया जाना चाहिए। इनमें और इसमें अपने आप क्या शामिल हो जाता है, मॉरल एस्पेक्ट, यानी कि जो नैतिक पक्ष है वो इसमें शामिल होने लग जाता है कि भाई सिर्फ पैसे को महत्व मत दो, पैसा जो है वो मनुष्य के कल्याण में खर्च होना चाहिए। और जो तीसरे हैं वो हैं लायनल रॉबिन्स, की फोकस किस पर है, कमी पर है, और इन्होंने बताया कि साधन जो है वो सीमित है, चाहे कोई भी हो, पैसा, समय, ये सब सीमित है। अब जो है थोड़ा अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को थोड़ा कुछ सिंपल डेफिनेशन में हम लोग इसको देख लेते हैं, ये क्या कहता है। देखिए economics is the study of choice. We can't have everything, so we decide what is most important. सिंपल है। अर्थशास्त्र क्या है, यह उसका अध्ययन है कि हम जो चॉइस करते हैं कि हमारे पास हर चीज़ नहीं है, तो हम लोग को डिसाइड करना होगा, हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। और यही कमोबेश क्या है, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। चलिए, तो अब हम लोग जो है अब इकोनॉमिक्स के अलग अलग ब्रांचों पर नज़र डालेंगे। इसके मेनली दो ब्रांच हैं, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है,
अब इसको समझते हैं। देखिए, दोनों एक ही सब्जेक्ट के हिस्से हैं, लेकिन दोनों का नज़रिया थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, माइक्रो वर्ड से ही है, पता है हमें कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो छोटे हिस्सों का जो अध्ययन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उस ये वही कहलाता है। तो यह दो शब्दों से बना है, एक है माइक्रो और जिसका मतलब है छोटा। इकोनॉमिक्स मतलब है अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे यूनिट्स का अध्ययन करता है, जैसे कंज्यूमर उपभोक्ता, फर्म उद्योग या इंडिविजुअल मार्केट व्यक्तिगत बाजार जिसको हम कहते हैं। ये जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे किसे कहते हैं जब हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, ज़रा गौर से देखो। Microeconomics studies the behavior of individual economic units, how they make decisions and interact in the market. How they make decisions and interact in the market. अब हिंदी में इसको देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स यह देखता है कि लोग और कंपनियां अपनी सीमित आय या संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट मिल सके। यही कहलाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसको कुछ उदाहरण से भी हम लोग समझेंगे अभी। तो देखो, एक एग्जांपल हमारे सामने है कि एक दुकान में किसी सामान का प्राइस कैसे तय होता है। सिंपल है, या डिमांड यानी मांग और सप्लाई यानी कि आपूर्ति पर निर्भर करता है। जब डिमांड ज़्यादा हो तो सप्लाई क्या हो जाती है, और सप्लाई जो है कम हो जाती है तो प्राइस क्या होगा, सिंपल है, बढ़ जाएगा। और यह सब किसके अंतर्गत आता है, यही सब जो चीज़ है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, यानी कि छोटी छोटी कॉमन कॉमन बातें। जैसे कोई कंपनी तय करती है उसे कितना उत्पादन करना है, कितनी मजदूरी देनी है या किस कीमत पर बेचना है। ये भी किसके अंदर आता है, ये माइक्रो लेवल के निर्णय है, तो इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। मैं इसको एक याद करने के लिए आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, ताकि उसको पहले देख लेते हैं उसको भी। देखो, इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका कि माइक्रो क्या है, सिंपल। एक पेड़ को देखो, वो सिंपल एक पेड़ है, यानी कि छोटी इकाइयों, वो एक इंडिविजुअल यूनिट है, उस पर फोकस रहता है, तो उसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। एक पेड़ माइक्रो इकोनॉमिक्स याद रखना। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण दूंगा तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए एक पेड़ जो है वो इंडिविजुअल यूनिट है और इसी पर इसका फोकस है, तो इस ये क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इसका सिंपल मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वैसे भी माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो यहाँ पर हमने देखा भी माइक्रो मैक्रो का अर्थ है बड़ा, यानी ये पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखकर समझने की कोशिश करता है। अब आओ इसका जरा सा हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। Macroeconomics studies the overall performance and structure of the economy of a whole. जरा गौर से समझना, Macroeconomics studies the overall performance and structure of the economy as a whole. तो सिंपल है, मैक्रो यानी कि ये पूरी अर्थव्यवस्था को समग्र रूप में समझता है। हिंदी में मैक्रो इकोनॉमिक्स यह समझाता है कि देश की अर्थव्यवस्था सामूहिक रूप से कैसे काम करती है, जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ आदि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आएंगे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। अब इसका जो है कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जीडीपी कितनी है, महंगाई क्यों बढ़ती है, सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए क्या नीतियां बनाती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं ये सारे सवाल। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है। देखो, माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया था, एक पेड़ को देखो, और अब जो है पूरे जंगल को देखो, तो पूरा जंगल क्या कहलाएगा। अगर एक पेड़ जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो पूरा जंगल जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये इस तरह रिलेटेड, आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नजर रखो, ना सिर्फ एक पेड़ पर। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाई इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट, आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स ही हर चीज़ डिसाइड कर सकती है ना। तो देखते हैं इसको। अब सवाल आता है इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह हमें समझदारी से निर्णय लेना सिखाती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यह हमें समझदारी से निर्णय लेना सिखाती है।
उदाहरण के तौर पर जब हम तय करते हैं कि 100 रुपये से पिज़्ज़ा खाएं या बुक खरीदें, जब सरकार तय करती है कि डिफेंस में ज़्यादा खर्चा करें या एजुकेशन में, तो ये सब हम कैसे डिसाइड करेंगे जब तक हमें कोई इकोनॉमिक सेंस होगा ही नहीं, तो जब तक हम इकोनॉमिकली कुछ सोच नहीं सकते हैं तो इसीलिए इकोनॉमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों ही निर्णय क्या हैं, इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। दरअसल इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि किसी भी निर्णय के पीछे कॉस्ट और बेनिफिट दोनों सोचो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट और बेनिफिट दोनों सोचो, और इसी को क्या कहते हैं, हम इकोनॉमिक थिंकिंग कहते हैं। ठीक। तो अब हम लोग जो है लगभग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं इसकी। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस है। सिंपल सी बात है, इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन ये हो गया। तो ये इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से आया है, ये ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड से आया है। डेफिनेशंस किसने 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 दिया था, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के नाम है ये, एडम स्मिथ हैं, मार्शल हैं, रॉबिन्स हैं। इसके दो ब्रांच हैं, माइक्रो और मैक्रो, हमने समझा। और फिर ये क्या करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमें मदद करता है एक बेहतर डिसीजन लेने में अपनी ज़िंदगी में, और गवर्नेंस प्रशासन में भी। तो हेल्प्स अस टेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ एंड गवर्नेंस। तो इस तरह से हमने इसका क्विक रिकैप भी कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास 1 हमारा जो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों और जानने वालों को जिनको इकोनॉमिक्स में दिक्कत होती है। मैं यहाँ हर रोज़ रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। और अंत में एक छोटी सी जानकारी कि मैं इस तरह से इकोनॉमिक्स पर 50 वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैं इकोनॉमिक्स को एकदम आसान तरीके से बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक ऐसा पढ़ाऊँ कि आपको दोबारा फिर इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत ना रहे। हर कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे उदाहरणों से समझाऊंगा जिससे आप ना सिर्फ याद रख पाएंगे बल्कि उसे महसूस भी कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।